नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज हम महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सूर्यवंशी। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार 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 ओमकार। क्या चल रहा है इस समय महाराष्ट्र में? सुनते हैं कि राज ठाकरे के समर्थकों ने मुंबई की सड़कों पर कई जगहों पर कुछ होर्डिंग्स, कुछ पोस्टर, बैनर लगा दिए हैं जिन पर ये चेतावनी दी गई है कि अगर राज ठाकरे को खरोंच भी आई तो मुंबई को और महाराष्ट्र को जला देंगे, आग लगा देंगे। ये इस तरह के पोस्टर, बैनर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है राज ठाकरे के समर्थकों को? देखिए, ये बात ये है कि शुरुआत तो बृजभूषण जी ने की थी, जो एमपी है यूपी से। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें समझाने की कोशिश में पूरी भाजपा जुटी थी, मगर बृजभूषण जी नहीं माने थे इस बारे में। और उन्होंने जो कुछ भी किया था, मतलब जो बयानबाजी चालू है उनकी आज, मतलब पिछले 2-3 दिनों से तो थोड़ा कम है, मगर पिछले हफ्ते तो उन्होंने लगातार अपने बयान जारी किए थे राज ठाकरे के खिलाफ, और उन्हें अयोध्या आने पे रोकने के पक्ष में वो ज़्यादा पहल कर रहे थे। तो और उनका कहना था कि वो माफ़ी मांगे उत्तर भारतीयों से। जी जी। राज ठाकरे के जो समर्थक है वो सीधे बात में कहना चाह रहे हैं कि राज ठाकरे जी ने जो मुद्दा उठाया था महाराष्ट्र में, वो यहाँ के भूमिपुत्रों का मुद्दा था। और अगर देखा जाए तो एक मायने में वो सही भी था। उनका तरीका गलत हो सकता था, मतलब तरीका गलत हो सकता है। जो उन्होंने जी जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जो मनसे के कार्यकर्ताओं के तरफ से आ रही थी उस वक्त, वो तरीका गलत था। मारपीट हुई थी उत्तर भारतीयों के साथ, मगर उनका मुद्दा जो था वो भूमिपुत्रों के प्रति, जो उनका हक है, भूमिपुत्र का पहला हक होना चाहिए उस राज्य की नौकरियों पर, रोजगार पर, जो मराठी युवाओं को नहीं मिल रही थी। यही एक मुद्दा था जो राज ठाकरे जी ने उठाया था। जी जी। उसके रिएक्शंस कुछ गलत तरीके से हमने देखे हैं सोसाइटी में, और ये उसी का नतीजा है कि बृजभूषण जी अपने बात पे अड़े हुए थे। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं आजकल के, ना वो समझ रहे हैं, बल्कि उन्हें भी कुछ जनाधार, उनकी तरफ से भी जनाधार जुटता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। वो भी बड़ी जी जी। बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, कुछ 50-50 हजार लोग एक एक तबके से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में एक दबाव तंत्र बनाना बहुत जरूरी था मनसे के लिए। मनसे के कुछ नेताओं ने, जैसे बाला नांदगांवकर है, उन्होंने पहले एक अपना बयान दिया था कि राज साहब का अगर बाल भी बांका होता है तो महाराष्ट्र जल उठ जाएगा। तो वो बात तो दूर रही, मगर जो कुछ भी ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसको क्रिया को प्रतिक्रिया आना जरूरी था। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुंबई में जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो सब इसी का नतीजा है। दबाव तंत्र अगर वहां से बढ़ाया जा रहा है यूपी से, तो महाराष्ट्र से भी एक उस दबाव तंत्र को एक तरह से ये जवाब दिया जा रहा है। ये होर्डिंग लगाने के पीछे मुझे और कोई मतलब किसी भी तरह की योजना नहीं दिख रही है। बीच में खबर आई थी कि कोई उर्दू में पत्र मिला है, धमकी भरा पत्र मिला है कहीं, वो एक वजह तो नहीं है? हाँ, ये 2 पत्र आए थे, एक बाला नांदगांवकर के लिए आया था और एक राज ठाकरे को आया था। दोनों को धमकाया गया था कि जान से मार देंगे कर। तो ये पत्र लेके बाला नांदगांवकर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल के पास पहुंच गए थे दूसरे दिन। तो उन्होंने राज ठाकरे जी की जो भी सिक्योरिटी है, उसकी कैटेगरी न बढ़ाते हुए सिर्फ संख्या बढ़ा दी थी। पुलिस जो बल उनके बंगले के इर्द गिर्द होता है, उनके निवास के इर्द गिर्द होता है, तो उससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता है, वो भी राज ठाकरे के निवास स्थान के इर्द गिर्द
जुटे रहते हैं दिन में रात में, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई हुई सिक्योरिटी है, और उनको शायद केंद्र जो वाई प्लस कैटेगरी की कुछ सिक्योरिटी उन्हें मिली है वो भी है। तो ये पत्र के मायने भी यही है कि किसी ने अपना न्यूसेंस वैल्यू दिखाने के लिए शायद ये किया हो, और सामाजिक अशांति फैलाने के लिए अगर कोई मुद्दा ही नहीं है महाराष्ट्र में, क्योंकि राजनीति जिस जिस ढंग से चल रही है उसमें कुछ उथल पुथल अगर करनी है, अगर किसी का ध्यान अपनी तरफ बटोरना है, तो ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये धमकी का पत्र, उसके बाद में सुरक्षा में बढ़ोतरी, और उस धमकी के पत्र को लेके जो कुछ भी प्रोपोगंडा हो रहा था एक हफ्ता भर पहले, तो वो सब ये राजनीति का ही एक भाग है, ऐसा मैं समझता हूँ। पर अभी राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जो औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और केवल राज ठाकरे की पार्टी नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने भी जो रैली की थी, या रैली तो नहीं थी, वो एक सम्मान समारोह था उत्तर भारतीयों की तरफ से, हिंदी भाषियों की तरफ से गोरेगांव में। उसने कहा था कि इस राज्य में एक अजीब विडंबना की राजनीति चल रही है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो तो राजद्रोह हो जाता है, और कोई औरंगजेब की मजार पर जाकर के, मकबरे पर जाकर के अगर माथा टेकता है, उसकी आराधना करता है, तो वो राजनीतिक और शिष्टाचार कहलाता है। तो एक तरीके से एक माहौल बन रहा है, और ऐसा लगता है कि अभी 5 दिन के लिए जो बंद किया गया है मकबरे को, इसके पीछे ये भी है कहीं आशंका कि कोई जाकर के वहां तोड़फोड़ ना कर दे किसी तरह की। ये जो खुलताबाद जो है, औरंगाबाद से थोड़ा 16 किलोमीटर की दूरी पे खुलताबाद करके है, जहाँ पे औरंगजेब की मजार है। जी जी। इस मजार पे आज तक उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील जो यहाँ से चुन के आए, इनकी प्रचार सभा में या फिर एमआईएम के कई जलसे वहां पे हुए औरंगाबाद में। तो इस जलसों में असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई बहुत बार उन्होंने शिरकत की थी। बड़े प्रक्षोभक भाषणों के साथ उन्होंने वहाँ की मुसलमान जनता को एक तरह से प्रोत्साहित किया था, उत्साहित किया था। मगर वो जब भी आए औरंगाबाद, तो कभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि हमारे बापजादा की एक मजार है वहाँ पे खुलताबाद में, यहाँ से कुछ 16-17 किलोमीटर, तो चलो वहाँ जाते हैं, कुछ चद्दर ओढ़ते, उधर चद्दर क्या बोलते हैं उसको, नमाज अदा करते हैं, हाँ। चद्दर ओढ़ाते हैं, या फिर माथा टेक के आते हैं। ऐसा उन्होंने कभी इसके पहले नहीं सोचा था। आज क्या हो गया, मतलब ये आज के माहौल में, जबकि ज्ञानव्यापी में जैसे जो कुछ सर्वेक्षण चल रहा है, वहाँ पे शिवलिंग मिलने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं, बल्कि शिवलिंग मिला है ऐसा कहा जा रहा है। उसके जी जी। पहले राज ठाकरे की जो सभा हुई थी औरंगाबाद में, तो इन सब जो घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं हैं वो हिंदुओं को प्रेरित करने वाली घटनाएं, हिंदुओं को उत्साहित करने वाली घटनाएं होगी। तब जाके ये असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी जब महाराष्ट्र में आते हैं, औरंगाबाद में आते हैं, तो उनको याद आती है औरंगजेब की, और फिर वो वहां जाके क्या कहते हैं उसे, शहादत की नमाज पढ़ के आते हैं, उधर चद्दर उड़ाते हैं, फिर माथा टेकते हैं। जबकि ये जो औरंगजेब जो है, भले वो आखिरी मुगल था हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत का, बहादुर शाह जफर तो एक बिना लड़े हुए सिर्फ नामधारी ये थे, बादशाह थे। तो औरंगजेब जो एक्टिव एक बादशाह कहा जा सकता है उनको, उन्होंने महाराष्ट्र में आके यहाँ के मराठा साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। पहले शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, फिर संभाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से उन्होंने पकड़वा कर, जो उनके प्रति उन्होंने जो क्रूरता दिखाई थी,
तो ऐसे शख्स की मज़ार अगर वहाँ पे है औरंगाबाद में खुलताबाद, तो उसके प्रति हिंदुओं के दिल में घृणा ही होगी, कोई आदर की भावना नहीं है। और इस देश का सच्चा मुसलमान भी अगर जो होगा, उसके लिए भी, उसके दिल में भी ये औरंगज़ेब की मज़ार के लिए कोई अच्छी भावना हो, ये गलत बात है मेरे ख्याल से तो। उसके बावजूद अगर ये लोग वहाँ पे जाके माथा टेक के आते हैं, तो उन पे किसी तरह का राजद्रोह नहीं होता है, उन्हें खुली छूट दी जाती है। और आज जब इस तरह से प्रक्षोभ, जन प्रक्षोभ हो चुका है इस बात पे, तो सरकार पक्ष जो है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और शिवसेना है, इन्होंने, इनके कुछ गिने-चुने नेताओं ने सिर्फ इसके खिलाफ एक बयान दिया, बाद में ये चुप बैठ गए। सरकार की कुछ कटिबद्धता होती है, उनकी तरफ से कुछ बयान आना ज़रूरी था कि तुम हैदराबाद से आते हो महाराष्ट्र में और वहाँ वहाँ से आके यहाँ की जो सामाजिक सौहार्दता है उसे भंग करने की कोशिश करते हो, तो तुम पे भी कुछ एक्शन होनी चाहिए। आईपीसी के कई सही। कोड्स ऐसे हैं कि जो लगने चाहिए थे उनके ऊपर, तो उन्हें नहीं लगाए गए, उन्हें तो खुली छूट दी, उन्होंने फिर भाषण किया, वो चले गए भड़का के यहाँ की जनता को। जबकि कोई यहाँ पे हनुमान चालीसा का पठन करना चाहता है तो उसे राजद्रोह लगाते हैं। तो ये जो असंबद्धता है, जो दो पराकोटी की जो विरूपताएं दिखती है कि जो राष्ट्र प्रेमी है, जो हिंदुत्व के तरफ मुड़ रहा है, तो उसको एक न्याय दिया जाता है, और ये जो धर्मांधता फैलाते हैं तो उनको एक न्याय दिया जाता है। और इसी के चलते यहाँ का जनमत जो है वो थोड़ा सा प्रक्षुब्ध हुआ है। और वही सब आसार देखते हुए कुछ लोगों ने कहा भी है कि जिस तरह से बाबरी ढांचा गिरा दिया हमने, तो बाबर तो बाबर था, तो औरंगजेब क्या चीज है। तो औरंगजेब के प्रति तो मैं कहता हूँ महाराष्ट्र का कोई महाराष्ट्रियन जो भी है या हिंदू है, उसके मन में कोई प्यार या कोई आदर की भावना नहीं है। तो हो सकता है कोई भी सरफिरा जाके वो मजार तोड़ भी दे। तो ये संभावना ये देखते हुए उधर सरकार ने 5 दिनों के लिए बंद रखा, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी, तालाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी है। तो उसके खिलाफ भी वहाँ पे कुछ मुस्लिम संगठनाएं हैं जो आज रास्ते पे उतरी थी कि ये 5 दिन से हमें वहाँ पे नमाज अदा करने नहीं मिल रही है। इसके पहले कौन नमाज अदा करता था, ये मुझे बड़ा सवाल है। मैं जानना चाहूंगा कि कब, कितनी बार, 5 जो दिन में 5 बार के नमाजी होते हैं, वो औरंगजेब की मजार पे जाके कब नमाज पढ़ते थे। इस सीसीटीवी अगर हो तो वहां से फुटेज मंगाना चाहिए सरकार ने। तो ये सब धार्मिक और राजकीय फुटेज खाने के लिए ये जो कुछ लोग हैं, जो कर रहे हैं, वो ये सामने आ रहा है। दूसरा उसमें कुछ नहीं है। आम आदमी तो खुलताबाद में औरंगजेब की मजार पे कभी गया भी नहीं होगा, वहां पे जो रहता है, वहां के स्थानिक लोग जो नहीं गए होंगे। और ये दूसरा मुद्दा है जिसको राज ठाकरे की पार्टी ने दुखती रग मानते हुए उद्धव ठाकरे की छेड़ा है। पहले लाउड स्पीकर का मसला, उसमें कहा गया कि 94 का एक वीडियो है बाकायदा वो बाला साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो ये सब लाउड स्पीकर जमीन पर होंगे। और अब ये मुद्दा, इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बाला साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र की इस भूमि पर औरंगजेब की मजार का क्या मतलब है। तो ये दोनों ही ऐसे मसले हैं जो इन्होंने को रिलेट कर दिए हैं बाला साहब से। हाँ, ये 94 में बाला साहब ने संभाजी नगर यानी औरंगाबाद की सभा में ही कहा था कि ये जो मस्जिदों पे जो वपू लगे हुए हैं उन्हें हटाना जरूरी है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का एक डिसीजन उस वक्त आया था और उसके निर्णय के हिसाब से ये हटाने की कोशिशें चल रही थी राष्ट्र भर में। तो उस कोर्ट के उस निर्णय का दाखिला देते हुए बाला साहब ने इस बात को उठाया था। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उस वक्त मेरे ख्याल से शरद पवार मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे जी। हाँ, तो शरद पवार जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि पहले काम उन्होंने ये करना चाहिए कि जो कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय के हिसाब से वपू उतरने चाहिए मस्जिदों के ऊपर से। और रही बात उद्धव ठाकरे
ने जो वो सभा हुई थी उनकी पिछले हफ्ते, तो वो सभा एक्चुअली बहुत मायने रखती थी महाराष्ट्र की जनता के लिए, क्योंकि उनके ऑफ ऑनलाइन अपीयरेंस का इतने सालों का जो ये था सिलसिला था, वो तोड़ने वाला ये पहला ये वाकया था कि वो ऑफलाइन लोगों के सामने आने वाले थे। जी, और जी। उनके पब्लिक प्रेजेंस का ये पहला वाकया होते हुए कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए थे, जैसे कि हनुमान चालीसा, नवनीत राणा, रवि राणा, ये सब जो कुछ भी मुद्दे उठे थे, साथ में राज ठाकरे ने जो बवाल मचा के रखा था, इन सारे मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है, इन सारे मुद्दों पे एक जवाब देने वाली उत्तर सभा जिसे कहा जा सकता था, वो सभा उद्धव ठाकरे जी की हो सकती थी। मगर उन्होंने वैसा कुछ न करते हुए, सारे मुद्दों को बगल देते हुए कुछ अलग ही वो सभा में उन्होंने भाषण किया। वो इस तरह का भाषण था कि मानो कोई लाफ्टर शो चल रहा है, कोई कॉमेडी शो चल रहा है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हुए देवेंद्र फडणवीस के ओबेसिटी के, मतलब उनके वजन के ऊपर उन्होंने एक कसीदा कस दिया था उन्होंने, कि देवेंद्र फडणवीस अगर बाबरी के ढांचे पे चढ़ जाते थे, उनके वजन से बाबरी ढह जाती थी। तो ये सब जो उनकी बातें हैं, जो वो बड़े ही छोटे दिल से करते आए हुए, उन्होंने किरीट सोमैया का जो तोतलापन है उसका भी मजाक उड़ाया। महाराष्ट्र के जैसे एक सांस्कृतिक और एक सभ्यता, जिस सभ्यता के लिए जो जो राज्य जाना जाता है, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने जो जो बातें कहनी चाहिए थी, उसे पूरी तरह से भटकते हुए उन्होंने वो संबोधन किया था। और जो भी लोग जो शिवसैनिक आए थे उस सभा में, जबकि संजय राउत ने कहा था कि ये 100 सभाओं का बाप ऐसी ये सभा है, इतनी विशाल और प्रचंड सभा है, मगर ये तो जाहिर था कि लोगों को पकड़ पकड़ के बसों में भर भर के वहां पे लाया गया था। उद्धव ठाकरे मराठी में कुछ एक एक पंच मारने की कोशिश कर रहे थे, जो फेल जा रहे थे, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, कि उन्होंने कुछ शब्दों के खेल करते हुए जो कुछ वो कहना चाहते थे, वो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। इतनी सभा में शांतता थी, सब वीरान सुनसान, ऐसी सभाएं नहीं होती। जबकि सभा जो होती है, आदान प्रदान होता है, जब एक वक्ता कुछ बोलता है तो श्रोता उसको रिएक्ट करता है, एक्शन रिएक्शन से ये सभा जो है वो खुलते जाती है, मगर वैसा कुछ उनकी सभा में होता हुआ नजर नहीं आया। दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने जो हिंदी भाषी महासंकल्प अधिवेशन जो था गोरेगांव में, उसमें उन्होंने उनके सारे मुद्दे जो उद्धव जी ने उपस्थित किए थे, जबकि उद्धव जी को उत्तर देना था जो पिछले महीने भर में जो कुछ भी हुआ है, नवनीत राणा से लेके हनुमान चालीसा से लेके, तो उनको अपनी पार्टी का भी पक्ष रखना था, उनको सरकार का भी पक्ष रखना था कि हमारी भूमिका क्या है, हमारी भूमिका किस तरह से सही है, ये बताने का उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था, जो उन्होंने गवा दिया। मगर देवेंद्र फडणवीस ने को जो मौका मिला था, वो उन्होंने जरा भी उसे गवाने नहीं दिया। उन्होंने उद्धव जी के जितने भी जो कसीदे कसे हुए थे, उसका जोरदार जवाब देते हुए उन्होंने अपना रुख जो था, जो शिवसेना के ऊपर पिछले 2-3 महीने से भारतीय जनता पार्टी पोल खोल सभाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। अभी इस सभा में देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे से हटते हुए एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी का जो रवैया होना चाहिए, उस रवैये को पेश किया उस सभा में, और उस रवैये को अप्रिशिएट किया गया। जो सामने बैठे थे, वो जितने कार्यकर्ता थे भाजपा के, उनमें जो जोश दिखा, क्योंकि फडणवीस की जो आज तक की जितनी भी सभा हुई है महाराष्ट्र में, उन सभाओं में से ये बहुत ही अलग सभा थी। उन्होंने जिस आवेशपूर्ण ढंग से वो जो संबोधित किया था, और आपने सुना होगा शायद, उन्होंने एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे शिवसेना को हनुमान चालीसा का दाखला दिया था कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो यशवंत जाधव जो
जिसके पास एक महीना भर पहले 35 प्रॉपर्टीज मिलती है, उसकी ढूंढते ढूंढते वो 53 हो जाती है। तो ये सब पैसे का खेल है जो चल रहा है। तो भ्रष्टाचार किस तरह से शिवसेना और बीएमसी में जो मिल के जो हो रहा है, वो तो पोल खोल करते आ ही रही है भारतीय जनता पार्टी। मगर फडणवीस ने अपना रुख बदलते हुए हिंदुत्व की तरफ कर दिया हुआ इस सभा से दिखाई दिया। उन्होंने ये जो मैंने अभी औरंगजेब की मजार की जो बात की, तो उन्होंने इस बात को एक बहुत बड़ा मसला बना के सामने पेश किया लोगों के, कि देखिए कि हनुमान चालीसा जो पठन करना चाहता है उसे राजद्रोही माना जाता है, और औरंगजेब की मजार पे जो माथा टेकने जाते हैं, वहां पे जाके कुछ भड़काऊ भाषण करते हैं, उन्हें तो बख्श दिया जाता है। उसके साथ उन्होंने ओवैसी के लिए एक बात कही थी कि अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी जी ना जी पेशाब करेगा औरंगजेब की मजार पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। तो बिल्कुल। जो सामने जो बैठे हुए श्रोतागण थे, वो इतने उत्साहित होके झूम उठे थे उस वक्त, आपने देखा होगा। तो इस तरह से जो सभाएं होती थी वो पहले शिवसेना की होती थी। बाला साहब ठाकरे जिस तरह से बातें करते थे शिव सैनिकों से, उनकी सभा, उनका भाषण यानी कि एक तरह से संवाद होता था, जो श्रोताओं के साथ वक्ता कर रहा है ऐसा लगता था। हूबहू वैसी वैसी कुछ बात देवेंद्र फडणवीस की जो महासंकल्प अधिवेशन की जो सभा थी उसमें नजर आई। उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाते हुए हिंदुत्व को ज्यादा तवज्जो दी, और आने वाली लाइन यही है कि बीएमसी का इलेक्शन हो या अगर महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन के बाद मध्यावधि चुनाव भी अगर जाहिर किए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस का अभी कड़ा रुख यही रहेगा कि वो हिंदुत्व की, कट्टर हिंदुत्व की लाइन पे वो चलेंगे। अगर साथ में उनके मन से आती है, मन से जुड़ जाती है, तो मन से हिंदुत्व के साथ साथ मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो उठाएगी। तो होगा ऐसा कि शिवसेना अकेली पड़ जाएगी इस बार। ना उनका हिंदुत्व अभी वो पहले जैसा रहा, ये तो आम जनता जान चुकी है। उन्होंने हिंदुत्व को अपनाने के लिए पहले मराठी छोड़ दी थी, तो अभी वो ना घर का ना घाट का ऐसा हो गया है सब उनका, जो जो भी हालात है। तो ये हालातों के ऊपर अभी कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और साथ में अगर राज ठाकरे भी जुड़ जाएंगे तो बीएमसी का जो चुनाव है, मैं कहता हूं आज तक के पिछले 25-30 साल के इतिहास में मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना का सबसे भद्दा या सबसे खराब परफॉर्मेंस हो सकता है इस बार, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले एक कहा जाता था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अभी लगता है कि हिंदुत्व की लूट है, लूट सके तो लूट। और इसमें उद्धव ठाकरे अलग अपने आप को हिंदुत्व का प्रोधा बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो बिल्कुल लाइन खींच दी है। जो गोरेगांव का इनका आयोजन था, ये उसमें शुरुआत हनुमान चालीसा से करना और लास्ट में एक गीत पढ़ना, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो। तो मतलब ये बिल्कुल वहां पर माहौल ही उन्होंने ऐसा कर दिया। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को उन्होंने कटघरे में रखा है, और जैसे नवनीत राणा, रवि राणा, वो भी हिंदुत्व का ही इस समय परचम लहरा रहे हैं। राज ठाकरे पुणे में जाते हैं, हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बाल ठाकरे की तरह एक भगवा दुशाला ओढ़ लेते हैं, जिस पर ये व्यंग भी करते हैं कि मुन्ना भाई बता करके उन केमिकल पर लोशन। व्यंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा वातावरण इस समय दिखाई दे रहा है मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में कि हिंदुत्व को मुझे लगता है कि एक कोर इशू के तौर पर ले लिया गया है, और हर नेता अपने को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बाजी कौन मारेगा? इसमें मैंने जैसे कहा आपको कि देवेंद्र फडणवीस जो आज तक स्टैटिस्टिकली मेजरमेंट लेके चलते थे, उनकी जो जितनी भी सभाएं हुई, जितने भी भाषण है उनके, अगर आप देखेंगे तो उनके भाषणों में वो सांख्यिकी तौर पे जो ये करते थे, संभाषण करते थे, उसमें 26.8 इस तरह से वो परफेक्ट एनालिसिस करके बताते थे कि ये इस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे ये कम है, यहाँ पे ये ज्यादा है।
तो क्या होता था कि लोगों को ये सब जो रूखी-रूखी चीज़ें हैं ना, वो इतनी पसंद नहीं आती थी। भले भाजपा के कार्यकर्ता हो, वहाँ पे उस वक़्त ज़रूर तालियाँ बजाते थे कि देखिए कितना बढ़िया मैथमेटिक्स है इनका। मगर वो मैथ्स को उन्होंने बाजू में रखते हुए अभी ये अपना एक नया रुख उन्होंने एक साफ कर दिया है। अपना रुख अभी कट्टर हिंदुत्व की तरफ वो अपनी नैया को लेते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि राज ठाकरे हिंदुत्व प्लस मराठी, ये मुद्दा अगर अपनाते हुए वो ये एक समांतर रेखा की तरह अगर देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी और मन से अगर चलती है, भले उनमें युति ना हो, मगर उनमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो के अगर उन्होंने इस चुनाव को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लड़ना चाहा, तो शिवसेना बहुत बुरी तरह से फंसेगी। और जो अपने आप को हिंदुत्व के पुरोधा बताने जा रहे हैं, उनका असली चेहरा तो लोगों के सामने पिछले 2.5 साल से आया हुआ है। तो सही। अभी ज़रूरत थी कि एक आक्रामक जो रवैया है, जो एक हिंदुओं को लग रहा था कि भाजपा के पास वो आक्रामक चेहरा नहीं है, क्योंकि अटल जी हो, अडवाणी जी हो, इनके भी कभी इन्होंने भी हिंदुत्व का मुद्दा लोगों के सामने रखा है, मगर उनकी भी भाषा संयत और संयमी रहती थी। प्रमोद महाजन जी महाराष्ट्र में भाषण करते थे, वो तो बहुत ही शक्कर में घोल-घोल कर जूते मारते थे। वो भी आक्रामक नहीं थे। गोपीनाथ मुंडे जी, एक उनकी अलग शैली थी, वो अपने अलग शैली में बात करते थे। इस तरह की शैली जो बाला साहब ठाकरे से प्रेरित है, जो जो शैली राज ठाकरे के पास है, वो शैली को अपनी अलग अंदाज में ढालते हुए अगर देवेंद्र फडणवीस आक्रामक हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो आज भी महाराष्ट्र में, मुंबई में हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववाद को मानता है, जाहिर है कि वो देवेंद्र फडणवीस के पीछे ही जाएगा। उसका फ़ायदा जो भी है, वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। दूसरी एक बात जो ताज़ी-ताज़ी मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि आने जी, जी। वाले शनिवार को या मेरे ख्याल से 22 तारीख को राज ठाकरे जी की पूना में फिर से एक सभा होने जा रही है। तो ओके। वो सभा में राज ठाकरे किस तरह का क्या बोलते हैं, उनके आने वाले जो अयोध्या दौरे के बारे में क्या उनका कहना होगा, या फिर जो कुछ भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, जो भी तड़ीपारी हो रही है, जो उनके पीछे कार्यकर्ताओं के पीछे मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई है, जगह-जगह उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। बहुत से उनके कार्यकर्ता आज भी गायब है, जो एब्सकॉन्डिंग है। उन्हें ढूँढ रही है पुलिस, उनके लिए नोटिसेस निकली हुई है। तो ये सारे मुद्दों को लेके राज ठाकरे का भी जो एक राज ठाकरे जी की जो भूमिका होगी, वो भी आने वाले शनिवार को ज़ाहिर हो, मतलब स्पष्ट हो जाएगी। तो हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग मोड़ ले ले अगले हफ्ते तक। बहुत सही। ये मुंबई का मसला कहाँ से पैदा हो गया, और ये जब-जब शिवसेना कमज़ोर पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है, जब उसको घबराहट महसूस होती है कि हमारा जनाधार खिसक रहा है, पैरों के नीचे से राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है, तो मुंबई का मसला उछाल देती है। इस बार भी उसने मुंबई का मसला उछालने की कोशिश की, और मुख्यमंत्री ने तो अपने भाषण में यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के बारे में सोचेगा, तो हम उसके टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। उसका बड़ा ठीक-ठाक जवाब उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मिल भी गया है। उन्होंने कहा कि मुंबई को तुम्हारे भ्रष्टाचार, अनैतिकता और दुराचार से अलग करना चाहता हूँ। हम ऐसी मुंबई चाहते हैं जो महाराष्ट्र की शान बने। तो ये मुंबई का मसला कहाँ से पैदा हो गया, और ये बार-बार मुंबई का मसला क्यों ले आते हैं, खास तौर से बीएमसी चुनाव के आसपास? मुंबई का मसला अभी पैदा नहीं हुआ है। ये मुंबई का मसला जो है वो जब से बाला साहब थे, तब से वो हर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के वक़्त लाया जाता है। उसे अच्छी तरह से परोसा जाता है। एक वक़्त था, एक समय था जब दक्षिण मुंबई जो गिरगाँव है, गिरणगाँव है, वहाँ का जो मराठी माणूस जो था, उन्हें डर था कि शायद गुजरात से जो लोग आते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, जो सधन है, जिनके पास पैसा है,
वो इनकी ज़मीनें खरीद के, इनके घर खरीद के इनको और आगे-आगे ढकेलते हुए, जैसे कि मुंबई शहर से लेके मुंबई उपनगर तक आए। उपनगर से आजकल लोग वसई विरार की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई कल्याण डोंबिवली की तरफ बढ़ रहा है। तो मराठी माणूस अगर मुंबई शहर की जो चतुसीमा है, उससे अगर बाहर चला जाता है, तो फिर मुंबई का वो जो मराठीपन है, वो बचता नहीं है। जी, और जी। इसी चीज को पकड़ के शिवसेना ने उस वक्त ये एक अभियान चलाया था कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने का एक सपना है, जो हर वक्त गुजरात से जोड़ा जाता है। क्योंकि जब ये बॉम्बे प्रोविंस था, जो गुजरात मुंबई साथ में थे, तो महाराष्ट्र अलग था। तो जब 1960 में 1 मई 1960 को जब उसका डिवीजन होके मुंबई महाराष्ट्र में आई और गुजरात एक अलग राज्य बना, तब से लेके इनकी इनके दिल में एक बात है, एक डर है कि कई गुजरातियों का जो उनके पास जो भी साधन सामग्री है, जो वो सदन है, उनके पास पैसे है, उनके उद्योग ज्यादा है मुंबई में, उसके बलबूते पे अगर कहीं उन्होंने कुछ ऐसा चक्कर चला लिया, जबकि बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलाने के ऊपर भी उन्होंने ये कहा था उद्धव जी ने कि ये मुंबई से लेके अहमदाबाद ही क्यों चला रहे, उसके पीछे भी एक राज है कि उनको मुंबई महाराष्ट्र से अलग करनी है। अगर बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी, तो उस वजह से मुंबई महाराष्ट्र से अलग कैसे होगी, इस बात का खुलासा तो अभी तक किसी ने किया नहीं कि अगर एक ट्रेन चलती है तो उससे कैसे आप अलग कर सकते हो। यहाँ का मराठी मानुस जो यही रहने वाला है, वो भले मुंबई शहर से मुंबई उपनगर में आया हुआ है, मगर उसका आज भी कारोबार मुंबई शहर में है, उसके ऑफिसेस मुंबई में है, उसका आना जाना मुंबई में है। तो और ऐसा जरूरी नहीं। अभी भी बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ ही रही हैं। हाँ, बहुत सी ट्रेनें हैं, बहुत से अभी आप देखोगे तो फ्लाइट्स जो मुंबई से चलती है, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये जो तीनों फ्लाइट्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मुंबई से जो चलने वाली फ्लाइट्स है। तो ये कौन लोग है? ये कारोबारी लोग हैं, जो गुजराती है, मारवाड़ी है, जो यहाँ से मुंबई से वहां पे जाते हैं, सूरत में जाते हैं, अहमदाबाद में जाते हैं, दिन भर अपना कारोबार करके शाम को रिटर्न फ्लाइट लेके मुंबई आ जाते हैं। तो ये सिलसिला वैसे ही चलते रहेगा। अगर बुलेट ट्रेन भी कल शुरू हो जाती है मुंबई से अहमदाबाद तक, तो कुछ प्रवासी संख्या वहां से डाइवर्ट होकर बुलेट ट्रेन पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह की 5 स्टार सुविधाएं मिलने वाली है बुलेट ट्रेन। और शायद वो थोड़ा आसान भी होगा, क्योंकि फ्लाइट लेने में जो दिक्कत होती है, जो पहले बोर्डिंग ये करने के लिए जाना पड़ता है 2 घंटा, समय बच जाएगा लोगों का। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अगर 2 राज्यों में कारोबार बढ़ता है, तो आर्थिक संपन्नता आ सकती है। मगर ये संपन्नता महाराष्ट्र की तरफ खींचने के लिए जो कदम बढ़ाने चाहिए, वो महाराष्ट्र सरकार करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ चिल्लाती है कि यहाँ से ये जो उद्योग था, ये जो हमारा कारोबार था, वो यहाँ से हटा के गुजरात शिफ्ट कर दिया, वो गुजरात चला गया। क्यों क्यों चला गया? महाराष्ट्र में कुछ सुविधाओं की कमियां उनको अगर लगती होगी, किसी भी तरह की, कुछ भी यातायात की सुविधा होगी, कुछ वेयर हाउसिंग की सुविधा होगी, मैन पावर की सुविधा होगी, जो उन्हें नहीं मिली होगी, इसलिए वो चले गए वहां पे। आप उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हो? पायाभूत सुविधाएं आप भी निर्माण कीजिए, जो गुजरात में होगी। तो इस तरह से मुंबई महाराष्ट्र से अलग होने का मतलब किसी भी तरह से कोई भी चांस नहीं है। मराठी मानुस जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, वो कभी उसके जीते जी ऐसा होने नहीं देगा। और ये मराठी मानुस अच्छी तरह से जानता है, फिर भी एक भावनिक मुद्दा जो हर इलेक्शन के वक्त उसे थाली में परोस के लोगों के सामने रखा जाता है और उसके नाम से वोट मांगे जाते हैं। एक बात थी कि जब बाला साहब इस बात को कहते थे, तो वो थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता था। आज ये लोग जो कहते हैं ना, तो उनकी बातों से वो कन्विंसिंग पावर उनमें नहीं है। वो जो कहते हैं, तो ये ढोंग लगता है। ये वो उठ खड़े हो गए, इलेक्शन आया इसलिए मुंबई महाराष्ट्र से अलग करने की बात हो रही। अच्छा, एक बात बताइए, देवेंद्र फडणवीस के भाषण पर वैसे तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन सबसे जोरदार प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की देख रहा था मैं, अमृता फडणवीस की। उन्होंने कहा कि वजनदार ने हल्के से, बस हल्के से ही
मतलब हल्के को बस हल्के से ही वजन से कल हल्का कर दिया। तो ये अमृता फडणवीस जो है ये इस तरह की चिकुटियां जो है क्यों काटती रहती हैं उद्धव ठाकरे को? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता अलग ही रिश्ता है उन वो दोनों के बीच में, क्योंकि अमृता फडणवीस जो है वो एक भी मौका छोड़ती नहीं है। आज मतलब पिछले 2.5 साल से अगर आप देखते होंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट पे उद्धव जी जहाँ भी कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं तो इनका ट्वीट आ जाता है, और उनका ट्वीट जो होता है वो चुभने वाला ट्वीट होता है। जिस तरह से अभी उन्होंने जो वजनदार ने हल्के को हल्के से जो ये कहा है ना, तो हल्का किसे कहते हैं वो आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है। तो इस तरह का नामोल्लेख करना कुछ मतलब वो सांस्कृतिक नहीं है, मगर फिर भी वो छोड़ती नहीं है इस बात को। उन्होंने ये पूरे भाषण में जो ये शुरू किसने किया था? ये उद्धव जी ने किया था। जबकि जैसे कि मैंने कहा कि उनके वजन को लेकर के जी देवेंद्र फडणवीस के वजन से बात शुरू हुई थी। देवेंद्र जी ने भी कहा कि मैं जब मेरा आज का वजन 102 किलो है, और जब मैं बाबरी गिराने गया था तब मेरा वजन 128 किलो था। मैं वजनदार हूँ। बाला साहब शरद पवार जी को भी कहते थे कि ये मैद्याचं पोतं, यानी कि मैदे की बोरी कहते थे। तो ये मैदे की या इस मैदे के बोरी के पैर पे नाक घस के आप मुख्यमंत्री बने हो, तो आखिर आपको वजनदार लोगों की जरूरत पड़ती है ना हर वक्त। बिल्कुल ऐसा देवेंद्र जी ने कहा था। तो ये उनके वजनदार होने का जो भी वो मजाक उड़ाने गए थे उद्धव जी, तो उन्होंने 2 बार मुंह की खानी पड़ी। एक तो देवेंद्र जी ने अपने भाषण में उनको जवाब दे दिया, दूसरे दिन अमृता फडणवीस ने ट्वीट करके और भी उनको शर्मिंदा किया होगा। और ये देवेंद्र फडणवीस के भाषण के बाद शिवसेना चुप्पी साध गई। ना संजय राउत का कोई बयान आया, ना किसी और नेता का किसी तरह का कोई रिएक्शन देखने को मिला। चुप्पी साधने में भलाई दिखाई दे रही है अब इनको। तो क्या जवाब देंगे ये? उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो चुप्पी साधेंगे। जबकि संजय राउत तो जवाब देने के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में हाजिर होने भी जरूरी है। वो तो लद्दाख घूम रहे हैं, लद्दाख में कुछ अभ्यास दौरा है, और वहां पे वो नवनीत और रवि राणा के साथ में घूम रहे हैं, उनके साथ एक साथ खाना खा रहे हैं। और आज अब देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे उन्हीं फोटोग्राफ्स को लेके बड़ी चर्चा है कि नवनीत रवि राणा और संजय राउत एक ही मेज पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और जबकि वो नवनीत राणा के घर के सामने जो जिन्होंने आंदोलन किया दिन भर, उन शिव सैनिकों को क्या मिला था? तो एक वड़ा पाव, और जो ज्यादा आगे दौड़ रहे थे उनको पुलिस की लाठी। तो कार्यकर्ता लाठी और वड़ा पाव खाने के लिए बने हुए हैं, और वहां पे संजय राउत जाके पंच पकवान की थाली, और वो भी और रवि राणा के साथ बैठ के खा रहे हैं। तो देखिए ये राजकारण। ये छगन भुजबल का एक बयान में देख रहा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि 15 दिन में आप चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें, क्या वो नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा? चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया महाराष्ट्र में, और चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद सरकार ने एक रिवीजन ये भी दाखिल किया था, पिटीशन, कि बारिश के चलते शायद कई जगहों पे हम चुनाव नहीं ले पाएंगे। तो चुनाव आयोग ने उन्हें ये भी छूट दी है कि जहां जहां बारिश महाराष्ट्र में नहीं होती है उस जगह पे आप चुनाव ले सकते हो। जहाँ पे बारिश होती है वहां पे बारिश थमने के बाद, सितंबर के बाद भी ले सकते हो। तो इस तरह से चुनाव का रास्ता तो खुल गया है। मगर जो आरक्षण का जो मुद्दा था, ओबीसी आरक्षण का, छगन भुजबल का जो बयान आया वो इसके चलते आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे पे चुनाव आयोग ने उन्हें भी ये दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना आप चुनाव लो। मगर मध्य प्रदेश सरकार ने वो जो उनकी तरफ से गठित किया गया एक आयोग था जो ओबीसी का इंपेरिकल डाटा वो कलेक्ट कर रहे थे, जबकि वो सेंट्रल के तो तरफ से किया जाता है। तो ये डाटा
स्टेट लेवल पे उन्होंने कलेक्ट करके उन्होंने कोर्ट में वो सबमिट किया और उसके बेसिस पे उन्होंने ओबीसी आरक्षण की मंजूरी भी ले ली। ये सब करने के लिए जो पर्याप्त समय मध्य प्रदेश सरकार को मिला, उतना ही समय महाराष्ट्र सरकार को भी मिला था, मगर महाराष्ट्र सरकार ओबीसी के लिए गंभीर होने के बजाय वो पीछे पड़ी थी नवनीत राणा के, पीछे पड़े थे रवि राणा के, हनुमान चालीसा के, भोपू और राज ठाकरे के पीछे लगे हुए थे, संदीप देशपांडे को ढूंढ रहे मनसे के नेता को। तो उन्हें वक्त का है तो वो ओबीसी के बारे में कुछ सोचे। तो इसलिए महाराष्ट्र में तो ये होने से रहा। महाराष्ट्र ने खाली घोषणा की थी कि हम भी ऐसा एक आयोग गठित करेंगे। वो आयोग तो सिर्फ पेपर पे है, कागज पे है। वो आयोग को ना अभी तक ऑफिस के लिए जगह मिली है, ना उस आयोग के लिए निधि उपलब्ध कराया गया है। तो वो जो भी लोग हैं वो आयोग में जिन्हें चुना गया है वो अपना काम भी शुरू नहीं कर पाए अभी तक। तो वो रिपोर्ट कहाँ से देंगे? जबकि मध्य प्रदेश ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए कोर्ट के निर्णय आने के 15 दिन के अंदर उन्होंने वो अपना जो भी रिपोर्ट था वो कोर्ट में दाखिल करते हुए उनसे परमिशन भी ले ली कि हम इस तरह से ओबीसी के आरक्षण देके हम चुनाव लेंगे। महाराष्ट्र ये कर नहीं पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मराठी अभिनेत्री को उनके एक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया, केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई। और यहीं बस नहीं की, पुलिस उनकी उस सोसाइटी में ले गई केवल उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप उठाने के लिए, जिस सोसाइटी में वो रह रही थी। यानी उनका पूरा जुलूस निकाला गया। उस सोसाइटी में भी उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, जैसे वो बहुत बड़ी आतंकवादी हो या बहुत बड़ा कसूर उन्होंने कर दिया हो। ये केतकी चितले की गिरफ्तारी से क्या एनसीपी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री या मुंबई के पुलिस कमिश्नर एक दहशत पैदा करना चाहते हैं? जो शरद पवार की आलोचना करते हैं उनको कोई संदेश देने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। केतकी चितले और शरद पवार या एनसीपी और एनसीपी से जुड़े जितने भी उनके संगठन है, संभाजी ब्रिगेड के जैसे, ये इनका जो रिश्ता जो है वो बहुत पुराना रिश्ता है। केतकी चितले को एक बीमारी है एपिलेप्सी करके, अपस्मार। तो जी जी। उसकी वजह से उन्हें कई बार कुछ दौरे पड़ते हैं, तो उस हालात में वो कुछ सोशल मीडिया पे लिख भी डालती है। मगर उन्होंने आज तक जितने भी उनके जो वादग्रस्त जो भी पोस्ट है वो सब उन्होंने फॉरवर्डेड पोस्ट है, वो उन्होंने लिखे हुए नहीं है, वो किसी और ने लिखे हैं। उनका अपना सृजन नहीं है। जी हाँ, जी। वो किसी दूसरे की पोस्ट को उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है। मगर मैं इस मुद्दे को इस तरह से देखना चाहता हूँ कि ये जो है केतकी चितड़े ब्राह्मण है। शरद पवार जो जातिवादी राजकारण करना चाहते हैं वो हमेशा महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण जमात है, मतलब जो ज्ञाति है, उनके खिलाफ जितना हो सके उतना मराठा समाज को भड़काते हुए एक तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करके वो वोट एनसीपी की तरफ घुमा के अपना पल्ला भारी करना चाहते हैं। तो इसी के चलते उन्होंने जैसे बाबा साहब पुरंदरे जी के ऊपर भी उन्होंने ये एलिगेशंस किए थे। जब ये केतकी चितले तो ताजा उदाहरण है आपके सामने। तो केतकी चितले का जो पोस्ट था उसके चलते हुए उन्होंने अपना वो पुराना वाला फंडा तो हथकंडा जो है वो उन्होंने अपनाया ही है। उनका जो जातिवादी समीकरण है उन्होंने वो तो किया ही है। साथ साथ में उन्होंने ये भी करना चाहा है कि सोशल मीडिया पे हम जैसे यूट्यूबर्स है या और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा शरद पवार को टारगेट करते हैं, उनको एक मैसेज देना जरूर उन्होंने ये चाहा है कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने आज तक जो भी बोल लिया, इसके बाद अगर बोलोगे तो क्या हो सकता है। और इस तरह का बयान उनका जो मराठवाड़ा विदर्भ सेल जो है युवा राष्ट्रवादी का, उसका एक अध्यक्ष है, उसने तो क्लियर कट मैसेज डाला था फेसबुक पे कि पवार साहब के खिलाफ जो भी कुछ बोलता है, जो भी कुछ गलत सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, तो उनको ढूंढो और अगर मिलते हैं तो उनको तोड़ो। ये भाषा अपनाई थी उन्होंने। हालांकि
फिर उसका पद ही रद्द कर दिया गया, उसको पार्टी से निष्कासित किया गया। मगर उसने जो कुछ भी कहा था उसके समर्थन में हजारों एनसीपी के कार्यकर्ता एनसीपी ऑफिस के आगे आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उसको क्यों हटाया आपने, वो सही बात कर रहा है। तो एनसीपी का जो भी एनसीपी की जो मानसिकता है वो ये सब जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो प्रसंग आ रहे हैं, उनसे क्लियर होते जा रही है कि आपने अभी तक जो बोल लिया शरद पवार जी के खिलाफ, अगर अभी बोलोगे तो आगे इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। केतकी चितड़े ये तो उदाहरण है जो अभी जो ताजा दिख रहा है हमें। विनायक अंबेडकर के साथ भी इन्होंने मारपीट की है उनके हाँ, दफ्तर में। विनायक अंबेडकर के साथ भी वही किया था। विनायक अंबेडकर तो बीजेपी के प्रवक्ता है वहाँ के लोकल, तो उन्होंने भी पोस्ट की थी, तो उनके ऑफिस में जाके उनके साथ मारपीट की गई। तो ये सब चीजें नई नहीं है। ये मारपीट करने वाली एनसीपी की एक विंग है, संभाजी ब्रिगेड करके। तो वो हमेशा मतलब बाबा साहेब पुरंदरे का उन्होंने विरोध किया। पुणे में एक संभाजी उद्यान है, उद्यान में राम गणेश गडकरी जो महाराष्ट्र के जाने माने लेखक है, साहित्यिक है, उनका स्टैचू उन्होंने जाके उसकी विटंबना की थी। क्यों किया था? तो उन्होंने एक मराठी नाटक में, मराठी प्ले में उन्होंने वो जो कुत्ता था शिवाजी महाराज का, जो उसकी समाधि का एक ब्यौरा दिया था कि वो कितना ईमानदार था, इसलिए उन्होंने उनकी समाधि रायगढ़ पे बनाई है। तो उससे क्रोधित होते हुए उन्होंने राम गणेश गडकरी जी का जो स्टैचू था उसकी विटंबना की। ये ऐसे इंसिडेंट संभाजी ब्रिगेड करते रहती है, इसके ऊपर हाथ उठाना, उसको मारपीट करना, दहशत फैलाना। पिछले कुछ सालों में जब महाराष्ट्र में सेना भाजपा जो गवर्नमेंट थी, संभाजी ब्रिगेड थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई नजर आ रही थी। मगर अभी तो क्या एनसीपी और गृह मंत्रालय उनके पास है, सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा, ऐसी हालत है अभी। आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए, और कई मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।